अच्छी मुहिम है, बहुत अच्छा काम है, पर मैं आज आप तमाम के सामने आने का रीज़न यही है, इम्पोर्टेंट ये मैसेज है। जैसे कि मैंने भी ईमेल किया था, पर आप देख सकते हैं डिलीवरी इनकम्प्लीट कहते हुए ईमेल बाउंस बैक हो रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तमाम लोगों को देखना चाहिए। ये मैं 2 मरतबा ईमेल कर चुका हूँ अपना रिजेक्शन ऑफ जस्ट स्कैन करके, और दोनों बार भी मेरे ईमेल बाउंस बैक हुए हैं। मेरी अवाम नास से गुजारिश है कि फिर से अपने जीमेल अकाउंट खोलें, इनबॉक्स चेक करें। अगरचे कि आपके ईमेल्स बाउंस बैक हुए हैं तो आप फिर से उसको रीसेंड करें या फॉरवर्ड करें, क्योंकि अभी 24 घंटे से ज़्यादा हमारे पास बचे हैं कि हम उनको फिर से ईमेल करके अपना ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं। हमने क्यूआर कोड तो स्कैन कर दिया, बहुत अच्छी मुहिम चलाई हिंदुस्तान भर में, तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा ईमेल गए। बाद हमको पता चला कि बाद में अगर 50 लाख ईमेल्स बाउंस बैक हो गए तो मुश्किल हो सकती है। लिहाजा हर किसी से मेरी दरख्वास्त है कि जिस जिसके ईमेल्स बाउंस बैक हुए हैं वो फ़ौरन अपने फ़ोन्स को चेक करें, अपने ईमेल्स अकाउंट को चेक करें। उसके इनबॉक्स में अगर आपका ईमेल बाउंस बैक हुआ है तो आप फिर से उसको रीसेंड करने का ऑप्शन है, उसको रीसेंड कीजिए और अपना एहतजाज दर्ज कीजिए। नहीं, हमने तो सबसे पहले ही जिस दिन हमारे पास वो बिल की कॉपी आई थी, मैंने तो उस वक्त ही अपने एहसासात का और उसके मुखालिफत का बयान किया था कि जिस तरीके से हम चाहते थे, अगर वक्फ अमेंडमेंट आ भी रहे हैं, हम चाहते थे कि कौम को इससे फ़ायदा पहुँचे और अमेंडमेंट मुसलमानों की तारीख़ के लिए अच्छे से अच्छा अमेंडमेंट आए और वक्फ को पावरफुल करने के लिए अमेंडमेंट्स आएँ, और तमाम पोजीशन होल्डर जो होते हैं, स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, उन तमाम को ताकतवर करने के लिए, जागीरात को वक्फ की सेफ करने के लिए, इदारों को डेवलपमेंट करने के लिए अगर कोई बिल आता तो हम भी उसका इस्तकबाल करते। पर हम जहाँ देखते हैं ये बिल को पढ़ने के बाद सिवाय मायूसी के और कुछ नहीं मिल रहा है, और बहुत से इसमें खामियां हैं। जैसे आपने पिछले 1 महीने से, अगस्त के महीने से चल रहा है, मुखालिफत तो दूर की बात है, हमें चाहिए कि इस बिल की पूरी तौर से इसको नाकामी होने तक, इसको जहाँ जेपीसी से बाद भी हमें अगर कोर्ट को भी जाना पड़े, इस बिल के ख़िलाफ़ हमें जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो क्या चीज़ जो है बाबा विरोध करने पे जो है प्रेशराइज की जा रही है? बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं इस बिल में। आप देखिए, अगर आप बिल से गुजरेंगे, जिस तारीख को मुझे आया था, सबसे बेसिकली जो उनका स्टार्टिंग में ही उन्होंने एब्रीवेशन में पॉइंट नंबर 3 है, जहाँ पर भी मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ भी ऐसी मसाजिद हैं जिसकी मेंटेनेंस जो है आर्कियोलॉजी वाले करते हैं और मैनेजमेंट वक्फ करता है। जैसे कि हमारी शाह बाज़ार की मस्जिद है, किले की मस्जिद है, प्रॉपर्टीज़ क्योंकि बहुत क़दीम है, 600 साल। शाह बाज़ार की मस्जिद में हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ ने भी नमाज़ें अदा की है, उस मस्जिद का जामे मस्जिद जो कहलाती है, किले की मस्जिद हो या मस्जिद कमाल मुजर्रद है, ऐसी कईयों प्रॉपर्टीज़ हैं हिंदुस्तान भर में। मैं तो अपने शहर की 2-3 गिना रहा हूँ, ऐसे हिंदुस्तान भर में कईयों मसाजिद हैं, ऐसी कई दरगाह हैं जहाँ पर मेंटेनेंस जो होता है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे करता है, क्योंकि बहुत कदीम इमारतें हैं, और मैनेजमेंट जो है वक्फ करता है, क्योंकि नमाज़ें वहाँ होती हैं। पर आज आप अगर ये पढ़ेंगे तो जहाँ पर भी अगर कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाए तो द नेचर ऑफ वक्फ विल सीज फ्रॉम द सेम डे। वो आज के बाद वक्फ नहीं कहलाएंगी। जहाँ पर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है या कोई लिटिगेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द वक्फ बोर्ड, द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी अ वक्फ विल सीज फ्रॉम द सेम डे, तो वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। जैसे खबरस्तान है, तो हमें सोचने की चीज़ है, ये बहुत बड़ी मुश्किल की चीज़ है, बात है, फ्यूचर के लिए बहुत तकलीफ हो सकती है, बहुत डाइल्यूटेशन इसमें पावर्ड। अब देखिए, मैं अगर इसका, इन्होंने अपना जो एवरी डेफिनेशन चेंज किया है, इन्होंने कहा है यूनिफाइड डेवलपमेंट, और उसमें एम्पावरमेंट, और डेफिनेशंस में भी उन्होंने ऐड करते हुए वक्फ एक्ट की जगह यूनिफाइड लिखा है, और एफिशिएंसी को बड़ा एफिशिएंट लिखा हुआ है, डेवलपमेंट लिखा है। अगर आप पढ़ेंगे तो यूनिफिकेशन की ये बात करते हैं, पर नेक्स्ट पैरा में लिखते हैं कि शिया बोर्ड, आगा खानी बोर्ड और बोहरा कमेटी के 3 अलग अलग बोर्ड्स होंगे। किस तरीके से ऑपरेट होंगे, कौन उसका सीईओ होगा, उनका स्टाफ कौन देगा, और मौजूदा वक्फ में ही स्टाफ कम है, उनकी सैलरीज हुकूमत देती नहीं है, ये वक्फ फंड से दी जाती हैं सैलरीज। ये कहते हैं वक्फ फंड को भी ये कम कर देंगे। जब वक्फ फंड, मौजूदा वक्फ फंड में ही वक्फ बोर्ड का चलना मुश्किल है, तो आइंदा में अगर आप 3 और वक्फ बोर्ड बनाएंगे तो लाजिम सी बात है आमदनी और घटेगी। आमदनी घटेगी तो फिर उसका मैनेजमेंट कमज़ोर होगा। बाबा, जिस तरह आप जानशीन सज्जादा नशीन है बारगाह के, तो सज्जादगान भी क्या एक डेलीगेशन जो है वो सरकार, हमने जेपीसी से रिसेंटली ईमेल करके उनसे अपॉइंटमेंट मांगा है कि कुछ दरगाहों के जो मुस्तनद खानखाहों के सज्जादगान हैं हिंदुस्तान भर से, कि जेपीसी के सामने अपनी मांग रखना चाहते हैं और अपने ऑब्जेक्शंस और सजेशंस, क्योंकि बहुत से टर्म्स इसमें ऐसे हैं जो डिफ़ाइन नहीं किए गए हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर हुकूमत को चाहिए कि
ताकतवर करने के लिए, वफ़ को ताकतवर करने के लिए बहुत सी काम करने थे। इस बिल के साथ तो मैं समझता हूँ सिवाय वफ़ की बर्बादी के और कुछ नहीं आएगा। बहुत मुश्किलात आ सकती हैं। तो हमने एप्लीकेशन दिया है और ईमेल किया है। हम समझते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट मिले ताकि हम अपनी बात उनके सामने रखें, जेपीसी के सामने। हमारे पास ऑब्जेक्शंस भी हैं, हमारे पास सजेशंस भी हैं, हम दोनों उनके सामने रखेंगे। के अंदर अरे देखिए, मैं अगर बताऊं, हिंदुस्तान दुनिया में सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का मुकाम रखता है। हम ये मानते हैं कि हम जिस मुल्क में रहते हैं दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और हम यहाँ पे इस डेमोक्रेसी के इलेक्शंस को भी फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। आप तमाम ने तो नोटिस किया है। और आप इस बिल को अगर पढ़ेंगे, जब वक्फ बोर्ड का कंपोजिशन है उसको उन्होंने इलेक्शन से होता था डेमोक्रेटिकली, जिस जिसको कंटेस्ट करना, चाहे वो एमपी हो या एमएलए हो या कोई बार काउंसिल का मेंबर होता या कोई मुतवल्ली कैडर होते, ये 4-5 कैटेगरी के लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनकर बोर्ड में जाते और अपना काम करते। अब इस बिल में आने के बाद पहली मरतबा ये हो रहा है तारीख में, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ख़त्म किया जा रहा है। अब जो मिनिस्टर होंगे वो मिनिस्टर अपने हिसाब से, एक मुतवल्ली, एक एमएलए, एक एमपी, चाहे जिस भी पार्टी का, अब जैसे मिनिस्टर को कैप्टन बना देंगे, उनके साथ एक टीम दे देंगे, जाइए खेलिए मैच। तो ये टोटली एक नॉन डेमोक्रेटिक काम हुआ है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इनको चाहिए था कि इलेक्शंस को और मजबूत करते। इन्होंने कह दिया कि नहीं, आज के बाद इसमें जब अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसमें इलेक्शन नहीं होंगे वक्फ बोर्ड के लिए, बस नॉमिनेशन होंगे। जो भी मिनिस्टर रहेंगे वो अपने हिसाब की अपनी टीम जमा कर लेंगे। तो बहुत गलत बात है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि एक नॉन मुस्लिम मेंबर जो है वो तो मैं समझता हूँ ये एक कौम के साथ बाज़ाब्ता, मैं समझ, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है आर्टिकल 18 और 20 में कुछ गारंटीड है कि स्टेट जो है किसी के इंडिविजुअल के, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, स्टेट, आई मीन द गवर्नमेंट हैज़ नो राइट टू इंटरफियर इनटू द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। आप किसी ना किसी के एक मखसूस रिलीजियस बोर्ड को, जो एक यूनानिमस बॉडी है, उसमें आप अपने लोगों को अपने हिसाब से, मैं अपने लोगों को भी नहीं कहूँगा, अपने हिसाब से आप कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी के जो बोर्ड है उस तरीके से आप दूसरी कम्युनिटी के लोगों को घुसा रहे हैं, चाहे वो नॉन मुस्लिम में, चाहे आप सिख को घुसाएं या क्रिश्चियन को घुसाएं, और सिर्फ ये मुसलमानों के साथ ही क्यों? जैसे टेम्पल बोर्ड्स भी हैं हमारे, तिरुपति देवस्थानम बोर्ड है, जैसे कईयों मंदिरों के बड़े बड़े बोर्ड्स हैं। इसके खिलाफ तो कईयों सियासतदानों ने भी ऑब्जेक्शन रेज किया है। ये एक गलत बात है। मैं समझता हूँ एक कम्युनिटी को टारगेट करना ये हुकूमत के खिलाफ हो जाने वाली चीज़ है। और जो हमारे प्रधानमंत्री हर बार कहते हैं विकसित भारत का सपना, इस तरीके का कदम, इनका जो स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सबका विश्वास की जगह एक कौम का विश्वास भी खो रहे हैं, इनका साथ भी छोड़ रहे हैं। और जो विकसित भारत के सपने ये पूरे हिंदुस्तान को दिखा रहे थे, मैं समझता हूँ ये प्रधानमंत्री जी को भी इस पर नोट लेना चाहिए कि ये उनके सपने का भी उल्लंघन है। और ये इस बिल को वापस लेना चाहिए और वक्फ के एम्पावरमेंट के लिए जो जो आप कर सकते हैं, जिस तरीके से आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे पास इतनी जायदादें हैं, इतनी एसेट्स हैं जिससे हमारी कौम को बहुत फ़ायदे पहुंचाए जा सकते हैं। उसको एम्पावरमेंट कैसे किया जा सकता है, हुकूमत को इस पर नज़रिया डालना चाहिए।